आउट करो। और रिपेयर हर हालत में डॉटर स्ट्रैंड में होना चाहिए। और उसका पता कैसे लगेगा? जो पेरेंटल स्ट्रैंड है हमेशा क्या रखे होते हैं? मिथाइलेटेड। एट एडेनिन बेसिस ऑफ जीएटीसी। और इनको मिथाइलेट करने के लिए एक एंजाइम यूज किया जाता है जिसका नाम है डैम। डैम होता है डीएनए एडेनिन मिथाइलेज एंजाइम, जो जीएटीसी के एडेनिन पर मिथाइलेशन करते चले जाते हैं। बात क्लियर हो गई है? यस सर। यस सर। मिसमैच रिपेयर सिस्टम समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ सर। कितने रिपेयर पाथवे बता दिए अभी तक मैंने? 4 चार। रिपेयर पाथवेज। कितने? 4। कौन से नाम बताना, पहला कौन सा था? बेस एक्सेशन रिपेयर पाथवे। रिपेयर, फोटो फिर? डायरेक्ट रिपेयर। फिर? न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर और मिसमैच रिपेयर। याद हो गए ना चारों? यस सर। क्या हो गया? हेलो हेलो। समझ आ गया ना सबको पीछे तक, यहाँ तक? सर एक ना लास्ट स्लाइड में आपने ये लिखा है ना डीएनए एडेनाइन मिथाइलेज, इसका एक बार आप काम बता दोगे? जीएटीसी के अंदर यहाँ पर एडेनिन पर क्या लगा हुआ है? मिथाइलिन ग्रुप। तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगाने के लिए कोई तो आता होगा ना। मिथाइल ग्रुप अपने आप कैसे लग गए यहाँ पर? तो मिथाइल ग्रुप लगाने के लिए कौन आता है? एक एंजाइम आता है जिसका नाम क्या है? क्या? यह डैम। डैम। डीएनए एडेनिन मिथाइलेज। तो जहां पर भी जीएटीसी है वहां पर एडेनिन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप को ऐड करके चले जाए। बात समझ में आ गई? यस सर। अब हम फिजिकल म्यूटाजन से या डाइमर वाले फॉर्मेशन से आगे बढ़ते हैं। फिजिकल म्यूटाजन से यूवी रे से क्या दिक्कत आती है हम लोग जान चुके हैं। अब बारी आती है केमिकल म्यूटाजन की। तो केमिकल म्यूटाजन में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है वो होते हैं बेस एनालॉग्स। बेस एनालॉग्स का मतलब होता है ऐसे केमिकल जिनकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है किसी ना किसी डीएनए के बेस के जैसी। तो डीएनए की रेप्लिकेशन मशीनरी समझ नहीं पाती, उन्हें लगता है ये कोई बेस है, बट होते वो कोई ना कोई म्यूटाजन है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हम शक्ल एक तरह के, डीएनए मशीनरी को लगता है कि वो बेस है, बट वो बेस नहीं होता, कोई ना कोई केमिकल होता है जिसकी शक्ल बिल्कुल किसी ना किसी नाइट्रोजनस बेस की जैसी होती है। बात समझ में आई मेरी? जैसे 5 ब्रोमो यूरेसिल इज द एनालॉग ऑफ थाइमीन, इसका क्या मतलब है? थायमिन के जैसे लगने वाले न्यूक्लियोटाइड जो फाइब्रोसिल। मतलब 5 ब्रोमो यूरेसिल काम लगभग थाइमीन जैसा करेगा। यस सर। राइट। तो यहां पर तुम देखो, एडेनिन के साथ थाइमीन आता है रेप्लिकेशन के टाइम में। बट अगर 5 ब्रोमो यूरेसिल अवेलेबल हुआ केमिकल म्यूटाजन सेल के अंदर, तो एडेनिन के साथ ये भी बेस पेयरिंग दिखा देगा। समझ आई बात? क्योंकि ये बिल्कुल एनालॉग है थाइमीन का, तो जैसे थाइमीन बेस पेयरिंग दिखाता है जैसे 5 ब्रोमो यूरेसिल भी दिखाएगा। बट ये 5 ब्रोमो यूरेसिल के साथ दिक्कत ये है कि जब ये अपने नेक्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में जाएंगे तो एडेनिन के साथ तो थाइमीन आ जाएगा, बट नेक्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में अगर 5 ब्रोमो यूरेसिल अपनी रेयर टॉटोमेरिक फॉर्म में आ गया थोड़ी देर के लिए भी, तो ये फिर एडेनिन के साथ नहीं, किसके साथ बेस पेयरिंग दिखाना शुरू कर देता है? गुआनिन के साथ। तो प्रॉब्लम ये होगी कि जहां पर एडेनिन था वहां पर क्या दिखने लगेगा? गुआनिन। गुआनिन। और जहां पर गुआनिन। थायमिन था वहां पे क्या दिखने लगेगा? साइटोसिन। साइटोसिन। तो ये कौन सी म्यूटेशन हो गई? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन। ट्रांसलेशन। तो केमिकल बेस एनालॉग, इस तरह के केमिकल म्यूटेशंस लीड्स टू ट्रांजिशन म्यूटेशन। बात याद रहेगी? बोलो। 5 यस ब्रोमो सर। यूरेसिल के ऊपर बहुत एमसीक्यूज आते हैं, तो याद रखना। या एक एग्जांपल और है 2 एमिनो प्यूरिन। 2 एमिनो प्यूरिन किसका एनालॉग होता है? एडेनिन। एडेनिन का। एडेनिन का। एडेनिन। तो
थाइमीन के सामने एडेनिन आता है, बट कभी कभी थाइमीन के सामने क्या आ सकता है? साइटोसिन। 2-एमिनोप्यूरीन। ठीक टू है, अमीनो एसिड। एमिनोप्यूरीन भी ट्रांजिशन म्यूटेशन ही करेगा, जैसे कि 5-ब्रोमो-यूरेसिल ने किया। बात समझ में आ गई मेरी? यस सर। सर जो ये बेस एनालॉग है ये सिर्फ स्ट्रक्चरली सिमिलर होगा ना, बट जो फंक्शन है इनके वो भी सिमिलर होंगे? फंक्शनिंग तो नहीं सिमिलर होगी, क्योंकि रिपेयर मैकेनिज्म इसको हटा देंगे। ठीक है, ये कोई कोडॉन के लिए तो कोड करेंगे नहीं, करेंगे क्या ये तो नो नहीं सर। केमिकल है। कोई एमिनो एसिड के लिए तो कोड नहीं करेंगे। बट जितनी भी देर के लिए लगे रह गए और रेप्लिकेशन उस टाइप में बाई चांस अगर हो गई, तो ट्रांसिशन क्रिएट करके चले जाएंगे वहां पर। समझ आ रही बट है सर बात? अगर ये अपनी टॉटोमेरिक फॉर्म में नहीं आए, क्योंकि अगर टॉटोमेरिक फॉर्म में आ रहे हैं तभी हो रही है ना ट्रांजिशन, तो अगर आए ही ना वो उस फॉर्म में तो मतलब तो फिर क्या कोई होगा? बात नहीं, तो इनको हटाकर तो फिर से साइट तो वो थाइमिन लगा ही दिया जाएगा वहां पर। ठीक है, अच्छा। रिपेयर मैकेनिज्म तो ढूंढते ही रहेंगे कि कहाँ कहाँ पे गलती हो रही है। तो आएंगे फाइब्रोमोरिसल को हटाएंगे और इसकी जगह वापस क्या लगा देंगे? थाइमिन लगा देंगे। हम्म। I'm- ठीक है, बट रेप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अच्छा। ये अपने रेयर फॉर्म में ना आए तो इनका रिप्लेसमेंट भी हो जाएगा, तो सही हो जाएगी। रेयर फॉर्म में आ गए तो गलत बेस लग गया तो रिपेयर एंजाइम तो पहचान नहीं पाएगा ना मशीनरी, उसको तो लगेगा साइटोसिन तो होना ही चाहिए, गुआनिन तो होना ही चाहिए, उसको क्या गलती लगेगी वो? नो सर। नहीं, गलती तो तब पता लगेगी जब ट्रांसलेशन होनी शुरू होगी, जब गलत प्रोटीन बनने शुरू होंगे। समझ आ रही है बात? हाँ जी सर। ठीक है, बट अगर अपनी टॉटोमेरिक फॉर्म में नहीं आए तो वो उससे पहले ही हो जाएगा, मतलब नॉर्मल मशीनरी में ही फिर तो ठीक हो जाएगा, फिर तो हाँ, पाथवे भी नहीं कोई यही मैं एक्टिवेट बताना होगा, है चाह ना? रहा हूँ कि म्यूटेशन हम जितने नॉर्मली पढ़ रहे हैं इतना नॉर्मल होता नहीं है म्यूटेशन। तुम्हें क्या डेली म्यूटेशन फील हो रही है? नो नो सर। सर। ठीक है, तो म्यूटेशन बहुत ही रेयर इवेंट है। ठीक है, इतनी इजीली चीजें म्यूटेट नहीं करती। ओके, अब आता है SOS रिपेयर सिस्टम। अब पहले बताओ ये SOS का मतलब क्या होता है? सर इमरजेंसी में जो इमरजेंसी सेल्स रिपेयर के है लिए। ये जब डीएनए बहुत ज्यादा इमरजेंसी डैमेज सिस्टम होता है, होता है। क्या कह रहे हो? जब बहुत ज्यादा डीएनए डैमेज हो जाता है बहुत ज्यादा डीएनए डैमेज हो जाता है। तब यूज होता है शायद। अच्छा, और SOS का मतलब क्या होता है वैसे? SOS क्यों बोलते हैं? सर उसमें सेल साइकिल जो है वो भी मतलब स्टॉप हो जाती है। SOS क्यों बोलते हैं, कुछ और क्यों नहीं बोलते हैं? SOS का मतलब होता है सेव आवर सोल। सुना है तुम लोगों ने? सर यही बोलने वाली थी मैं। यस सर। क्यों, तुमने नेट पे चेक किया था अभी? नहीं नहीं सर, मुझे पता था बट अच्छा, मुझे डाउट मुझे था। बना रहे हो तुम लोग। ठीक है, सब पता है मुझे, कितना पता है तुम लोगों को। तो SOS सिग्नल का मतलब होता है बिल्कुल डू और डाई सिचुएशन, जब बिल्कुल ही मौत जैसी कंडीशन आ जाए, बचना मुश्किल हो। ठीक है, जैसे टाइटैनिक वाली कंडीशन नहीं है, जैसे शिप जब डूबते हैं तो SOS सिग्नल देते हैं कि नहीं देते हैं? यस गन सर। चलाते हैं। यस सर। ठीक है, भले कोई बचाने आए ना आए, गन तो चलाते हैं ना लोग। तो वो SOS सिग्नल होता है। यस सर। या फिर डॉक्टर तुम्हारे प्रिस्क्रिप्शन पे लिखता है SOS, कि जब बुखार ना उतरे तो ये वाली टेबलेट खा लेना, लिखता है कि नहीं लिखता कभी कभी? तो वो इमरजेंसी, SOS का मतलब होता है एकदम इमरजेंसी जब हो जाए तो ये चीज यूज कर लेना। तो ऐसे ही ये रिपेयर सिस्टम भी कुछ कुछ ऐसा ही है। जब रिपेयर पाथवे, बाकी के रिपेयर पाथवे थक जाएं, या बाकी के रिपेयर पाथवे से बात नहीं संभल रही, तो अब वक्त आ गया है SOS रिपेयर सिस्टम को यूज करने का। तो जब तक डीएनए बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में म्यूटेट ना हो जाए, तब तक ये रिपेयर पाथवे यूज किया जाएगा। नहीं होता। नहीं होता। ठीक है, तो एक्सट्रीम केसेस पे यूज करते हैं ये। नॉर्मल म्यूटेशन के अंदर ये रिपेयर सिस्टम यूज नहीं होता। तो ये नॉर्मल कंडीशंस में रिपेयर सिस्टम यूज क्यों नहीं होता है, पहले तो मैं ये बताता हूँ। तो SOS रिपेयर सिस्टम के अंदर 3 जीन्स इन्वॉल्व हैं। पहला है जीन नंबर 1, जिसको हम बोलते हैं UVRA जीन। दूसरा है जीन नंबर 2, जिसको बोलते हैं UMUC जीन। तीसरा है जीन नंबर 3, जिसको हम बोलते हैं UMUD जीन।
कि तीनों जीन का ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक रहता है, रिप्रेस रहता है विद द हेल्प ऑफ रिप्रेसर, और ये रिप्रेसर इनके ऑपरेटर को ब्लॉक रखता है। देख रहे हो लेक्स ए रिप्रेसर, तो ये लेक्स ए रिप्रेसर हैं, और ये रिप्रेसर कहाँ बाइंड रहते हैं, कहाँ बाइंड रहते हैं, प्रमोटर। इन जीन्स के, इन एसओएस जीन्स के ऑपरेटर पर। और याद रखना जब तक लेक्स ए रिप्रेसर ऑपरेटर पे बाइंड रहेगा तब तक आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे बाइंड नहीं करेगा। नहीं हो पाएगा। तो जब तक लेक्स ए रिप्रेसर ऑपरेटर पे रहेगा आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पर बाइंड नहीं हो पाएगा। तो ये फिर काम करेगा कैसे, काम कैसे करेगा, जब डीएनए बहुत हैवीली डैमेज हो जाता है तो एक सिग्नल बनता है रेक ए। ये रेक ए का सिग्नल आके डिग्रेड कर देता है किसको, लेक्स ए। लेक्स ए को डिग्रेड कर देगा कौन, लेक ए। अब लेक्स ए जैसे ही डिग्रेड हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे बाइंड हो जाता है, फिर आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता है, फिर वो यूवीआर ए जीन को ट्रांसक्राइब करता है, यूवीआर ए जीन ट्रांसक्राइब होके यूवीआर एबीसी प्रोटीन बनाता है जो कि कौन सा रिपेयर पाथवे शुरू कर देते हैं, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर बहुत जबरदस्त तरीके से काम करना शुरू कर देता है, बहुत ज्यादा, पहले से बहुत ज्यादा। दूसरा, यूएमयूसी और यूएमयूडी जीन मिलकर एक नया पॉलीमरेज बनाते हैं जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज फिफ्थ। इस पॉलीमरेज के साथ एक बात ये है कि ये इसके पास प्रूफ रीडिंग एबिलिटी नहीं है, इसके पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं है, तो ये प्रूफ रीडिंग नहीं कर सकता, समझ रहे हो। अभी प्रूफ रीडिंग नहीं कर सकता, ये अच्छी बात है बुरी बात है, बुरी बात है। बुरी बात है। बट प्रॉब्लम ये है कि इसका होना बहुत जरूरी है क्योंकि डीएनए आपका बहुत डैमेज हो गया और नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज 3 उसको प्रूफ रीड नहीं कर पा रहा। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 जब प्रूफ रीड नहीं कर पाता है ना तो वो रेप्लिकेट करना भी बंद कर देता है। तो हमें डीएनए पॉल 3 की जरूरत इतनी पड़ेगी नहीं क्योंकि उसने तो रेप्लिकेशन ही रोक दी है। उस टाइम पे डीएनए पॉलीमरेज फिफ्थ आएगा, वो डीएनए रेप्लिकेशन को रोकता नहीं है, भले ही गलतियां होती रहें बट डीएनए को रेप्लिकेट जरूर कर देता है, ठीक है। तो बहुत सारी गलतियां डीएनए के अंदर होती रहती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसलीशन डीएनए सिंथेसिस। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन डीएनए मतलब डीएनए में बहुत गलतियां दिख सकती हैं, इसलिए इस डीएनए पॉलीमरेज का एक नाम और है, इसको बोलते हैं एरर प्रोन पॉलीमरेज। अब इस बात को तुम लोग वैसे ही समझो कि अगर किसी पेशेंट को कैंसर हो जिसका मरना पक्का है तो तुम उसको बचाओगे अलग अलग दवाइयां देके या मरने छोड़ दोगे कि छोड़ो मरना तो वैसे भी है, क्या करोगे, बचाएंगे। बचाएंगे ना। तो ऐसे ये हमें बचा रहा है, डीएनए इतना हैवी डैमेज हो गया कि डीएनए पॉल 3 ने तो काम करना बंद कर दिया है कि छोड़ो अब तो मरेंगे, बट डीएनए पॉलीमरेज फिफ्थ तो भी आके अपना काम करता रहता है आखिरी टाइम तक, डीएनए को रेप्लिकेट करते रहो चाहे कितनी भी गलतियां हो जाए। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एसओएस रिपेयर पाथवे सिस्टम। बात समझ में आई कि नहीं आई यस। सबको। यस सर। तो इस चीज से मैं तुम्हें एक बात ये बताना चाह रहा हूं, हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ एसओएस ही नहीं, हर जीन बॉडी का अपने एक्सप्रेस होने का वेट करता है, और जब तक उसके एक्सप्रेस होने का टाइम नहीं आ जाता, वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा होता, उसकी एक वजह रिप्रेसर होगी। तो हमारे हर जीन्स के ऑपरेटर पर रिप्रेसर लगे रहते हैं जब तक उनकी जरूरत नहीं होती। ना हो। क्या मेरी बात समझ में आ गई। यस सर। अपनी अपनी टाइमिंग, अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने जो भी उनको स्टिमुलस मिलता है, जब भी उनको वक्त आता है उन्हें एक्सप्रेस होने का, उनके ऑपरेटर से रिप्रेसर हट जाते हैं। रिप्रेसर हटने की अलग अलग वजह होंगी, यहाँ पर रह के है, कहीं पर कुछ और होगा। जैसे मैं आगे तुम्हें एक दिन लैक्टोसोपिरॉन भी पढ़ाऊंगा मॉल बायो में, है ना, लैकोपिरॉन। तो उस टाइम पे तुम्हें ऑपरेटर, प्रमोटर, रिप्रेसर, इंड्यूसर, एक्टिवेटर, बहुत सारी बातें बताऊंगा। तो उसी का मैं बस थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। तो रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर पे ब्लॉक, ऑपरेटर पे बाइंड रहता है
जिसकी वजह से आगे जो जीन्स हैं वो एक्सप्रेस या ट्रांसक्राइब नहीं हो रहे होते। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर इवेंट है। हमारी बॉडी में 30,000 जीन्स हैं, लगभग 30-35,000 जीन। कब किसको एक्टिवेट होना है, कब किसको एक्टिवेट नहीं होना, कौन सा जीन स्विच ऑन होना है, कौन सा स्विच ऑफ होना है, इसके अंदर रिप्रेसर प्रोटीन बहुत बड़ा रोल अपना निभाते हैं। बात क्लियर है? यस सर। यस। अब और भी कई तरह की म्यूटेशंस होती हैं, छोटी बड़ी। जैसे एक है सोमैटिक म्यूटेशन। सोमैटिक म्यूटेशन का मतलब क्या है? अगर कोई भी सोमैटिक सेल्स म्यूटेशन आपके सोमैटिक सेल्स में हो। सोमैटिक सेल मतलब अदर देन सेक्स जो सेल्स। जर्म जर्म अगर सेल्स नहीं, बॉडी के सेल्स होते हैं। तो गैमेट्स को छोड़ के, जर्म सेल्स को छोड़ के जितने भी सेल बचेंगे वो हमारे होंगे कौन से? सोमैटिक म्यूटेशन। और ये म्यूटेशन बाय बर्थ नहीं है, बाद में हुई है पैदा होने के बाद। तो इस म्यूटेशन को और क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड। एक्वायर्ड म्यूटेशन। आपको अगर सोमैटिक कैंसर है तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो कैंसर आपके बच्चों को भी जाए। तो ये म्यूटेशन कैरी फॉरवर्ड नहीं होती। क्लियर है बात? अगला है जर्मिनल म्यूटेशन। अगर म्यूटेशन आपके जर्म सेल के अंदर हो और म्यूटेंट गैमेट उस टाइम में जिस जर्म सेल के अंदर म्यूटेशन हो रखी थी वही म्यूटेंट गैमेट पार्टिसिपेट करे किसके अंदर? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। तो म्यूटेशन आपके बच्चों में भी पास ऑन हो जाती है। इसलिए जर्मिनल म्यूटेशन को और हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटरी म्यूटेशन। हेरिडिटरी म्यूटेशन। बात क्लियर हो गई है? यस। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं ना कि ब्रेस्ट कैंसर का जीन कैरी फॉरवर्ड होता है। अगर मदर को ब्रेस्ट कैंसर होता है तो डॉटर को होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, कम होते हैं? होता है। ज्यादा होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग जेनेटिक्स को फॉलो करते हैं, जिसमें मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स में पढ़ा है। ब्रेस्ट कैंसर इज वन ऑफ देम। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज्यादा पेडिग्री को फॉलो करता है। अगर मदर को है तो बेटी को भी होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, अगला है फॉरवर्ड म्यूटेशन। फॉरवर्ड म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि तुम लोगों को पता है 3 बेस के कोड को हम कोडॉन बोलते हैं, राइट? यस सर। और हर कोडॉन किसी ना किसी अमीनो एसिड के लिए कोड करता है कि नहीं करता है? यस सर। अगर म्यूटेशन हो जाए जिसकी वजह से मान लो पहले वाला एडेनिन चेंज हो गया ग्वानिन में, तो कोड ट्रिपल ए से चेंज हो गया GAA में, जिसकी वजह से लाइसिन की जगह क्या बन गया? ग्लूटामिन। ग्लूटामिन। और लाइसिन की जगह ग्लूटामिन आने से हो सकता है प्रोटीन का फंक्शन खराब हो जाए। तो ऐसी म्यूटेशन को हम बोलते हैं फॉरवर्ड म्यूटेशन, जिससे वाइल्ड टाइप प्रोटीन किस में चेंज हो जाए? म्यूटेंट टाइप। और सपोज करो फिर से एक म्यूटेशन हो जाए जो ग्वानिन को चेंज कर दे फिर से एडेनिन में, और म्यूटेंट प्रोटीन फिर से चेंज हो जाए वाइल्ड टाइप प्रोटीन में, तो इसको क्या बोलेंगे? बैकवर्ड म्यूटेशन। बैकवर्ड। समझ में आ रही है बात? तो फॉरवर्ड मतलब वाइल्ड टाइप से म्यूटेंट में चेंज हो जाना, और बैकवर्ड मतलब म्यूटेंट से। वाइल्ड टाइप। क्लियर है बात? यस सर। मतलब सर बैकवर्ड म्यूटेशन में हम लाइसिन को हम बोल रहे हैं कि वो म्यूटेंट है। लाइसिन म्यूटेंट नहीं है, लाइसिन फिर से रिस्टोर हो गई है। ग्लूटामिन म्यूटेंट बन गया था, बट ग्लूटामिन फिर से लाइसिन बन गया, तो बैकवर्ड हो गया कि नहीं हो गया? सर मतलब बैकवर्ड म्यूटेशन में फॉरवर्ड पहले होगा फिर बैकवर्ड होगा। ऑब्वियसली, फॉरवर्ड होने से तो म्यूटेंट बनाओगी पहले कोई चीज, और उस म्यूटेंट को फिर से वाइल्ड टाइप में रिस्टोर कर दिया, इसलिए बैकवर्ड म्यूटेशन है। ठीक है सर। अगली कुछ कुछ पॉइंट म्यूटेशन है, जैसे साइलेंट। साइलेंट का मतलब क्या है कि मान लो एक कोडॉन है UCA, एडेनिन से यूरेसिल, एडेनिन की जगह यूरेसिल आ गया, बट UCA भी सीरीन के लिए कोड करता था, UCU भी सीरीन के लिए कोड करता है। तो क्या कुछ डिटेक्ट होगा प्रोटीन में?
नो नो सर। सर। नहीं, नो तो सर। म्यूटेशन तो हुई है, पर म्यूटेशन का पता कभी भी नहीं लगेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? साइलेंट। साइलेंट साइलेंट म्यूटेशन। म्यूटेशन। एक होती है मिस सेंस म्यूटेशन। मिस सेंस के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो यूसीए है, सीरीन के लिए कोड करता था, यूरेसिल बदल गया एडेनिन से, वो थ्रेओनिन के लिए करता है। अब इस मिस सेंस से क्या हो सकता है कि प्रोटीन की जो फंक्शनिंग है उसकी एफिशिएंसी कम भी हो सकती है और खत्म भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर जेनेटिक कोड का थोड़ा सा तुम्हें आइडिया है ना, कि जेनेटिक कोड टोटल 64 होते हैं। इन 64 कोड में से एक तो स्टार्ट कोडॉन होता है, एयूजी, सुना है ये? यस यस सर। सर। यस सर। एयूजी तो स्टार्ट कोडॉन होता है, और तीन क्या होते हैं स्टॉप कोडॉन, यूएए, यूएजी और यूजीए। यूजीए। ठीक है, अब तीन स्टॉप कोडॉन है, यूएए, यूएजी और यूजीए। इन स्टॉप कोडॉन क्यों बोलते हैं वैसे, और इसको स्टार्ट कोडॉन क्यों बोलते हैं? सर स्टॉप क्या कोडॉन स्टार्ट आने और के स्टॉप बाद कर रहे हो? ट्रांसलेशन नहीं होगा। किसके बाद? स्टॉप कोडॉन आने के बाद। राइट, तो कहीं पर भी स्टॉप कोडॉन आ जाए तो प्रोटीन सिंथेसिस वहीं पे खत्म हो जाती है, ट्रांसलेशनल मशीनरी वहीं पर रुक जाएगी और फर्दर ट्रांसलेशन बंद कर देगी। और ट्रांसलेशन को स्टार्ट करना हो तो पहले कौन सा कोडॉन आना चाहिए? स्टार्ट कोडॉन। यूजी। अब सपोज करो कहीं पर यूजीजी है, यूजीजी कोड करता है ट्रिप्टोफैन के लिए, अब जी को बदल दिया हो ए से, मतलब एमआरएनए की चेन के बीच में जहां यूजीजी है वहां पे यूजी आ गया, यूजी क्या एक तरह का, स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन। तो कोडॉन। ट्रांसलेशन को बीच में क्या कर देगा, स्टॉप। स्टॉप खत्म कर कर देगा। देगा। ऐसे मान लो यूए यू में यू की जगह ए आ जाए तो ये भी स्टॉप कोडॉन बन गया, यूएसी में सी की जगह जी आ जाए तो ये भी एक स्टॉप कोडॉन बन गया। तो स्टॉप, इस म्यूटेशन को हम बोलते हैं नॉन सेंस म्यूटेशन। तो नॉनसेंस म्यूटेशन लीड्स टू ट्रंकेटेड प्रोटीन। ट्रंकेटेड का मतलब है इनकम्प्लीट प्रोटीन बनता है, इनकम्प्लीट प्रोटीन चेन बनती है, इनकम्प्लीट। सर। हम्म। सर नाम से ऐसा नहीं लग रहा देखने में कि वो मतलब जिसकी यूजीजी ट्रिप्टोफान को कर रहा था, तो यूजीए भी ट्रिप्टोफान को करना चाहिए, जिससे कि वो सेंस नहीं कर पा रहा। ये तुमने समझा है, बट असली मतलब तो इसका है कि अब इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है और वहीं पर स्टॉप कर दिया उसने। समझ आ रही बात? तो यस। हमें अपनी इमेजिनेशन को रोकना पड़ेगा एग्जाम में कि हमारा दिमाग क्या बोल रहा है, क्या मतलब है। क्योंकि तुमने अगर कोई गलत मीनिंग निकाला किसी बात का तो तुम गलत ही ऑप्शन चूज करोगे और वो क्वेश्चन तुम्हारे हाथ से गया। समझ आ रही बात? तो एग्जाम में जब तुम क्वेश्चन को डिकोड करो ना, बड़े सेफली डिकोड करना। अगर तुमने क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन में गलती करी तो फिर लेक्चर की कोई गलती नहीं होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। हम तुम्हें लेक्चर कितने भी अच्छे से पढ़ाएं, बट अगर तुम्हारी इंटरप्रिटेशन में गलतियां हुई एग्जाम वाले दिन, तो फिर तुम्हारे आंसर्स गलत होने शुरू हो जाएंगे। तो तुम्हें जो चीज अपने आप ठीक करनी है वो है इंटरप्रिटेशन। कि एग्जाम में कोई भी इंग्लिश लिखी गई हो, कैसी भी इंग्लिश लिखी गई हो, उनकी इंटरप्रिटेशन काफी हद तक सही होनी चाहिए तुम्हारे दिमाग में, कि तुमने क्वेश्चन का मतलब क्या समझा है। अगर क्वेश्चन का मतलब ही गलत समझ लो तो क्या सही आंसर आएगा कभी, ये बताओ? ठीक है, इसलिए मैं सबको बोलता हूँ एग्जाम में 2-3 बार ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसका क्या मतलब है। जल्दबाजी में अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो हमेशा गलत आंसर टिक करोगे। ठीक है, अब जैसे हम मिस सेंस म्यूटेशन की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, मिस सेंस के बारे में, तो मिस सेंस के अंदर एक पॉइंट म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से कोडॉन में एक चेंज होता है, जैसे प्रोटीन ठीक से काम करना बंद कर देता है, जैसे सिकल सेल एनीमिया के केस में होता है। यहाँ पे देखो, सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन चेन है, ठीक है, उसके अंदर क्या हो रहा है, जैसे देखो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से ये आरएनए की चेन बनी, सी यू जी ए यू जी ए जी, और इसकी वजह से एमिनो एसिड यहाँ पे बाइंड, मतलब एमिनो एसिड बन रहे हैं, प्रोलीन,
और ये क्या बनते हैं, कौन से होते हैं ये? ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिन। ग्लूटामिक एसिड। तो प्रोलीन, ग्लूटामिक एसिड या जितने भी नॉर्मल एमिनो एसिड हैं, ये प्रॉपरली आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बनाकर एक हीमोग्लोबिन का प्रोटीन क्रिएट करते हैं। और जब एकदम नॉर्मल हीमोग्लोबिन का प्रोटीन बनता है तो बाइकनकेव शेप की आरबीसी बनती है ना। बट यस सर। 6 पोजीशन पर एक म्यूटेशन अगर हो जाए, 6 कोडॉन में, आई थिंक 6 कोडॉन या 6 बेस पे है, चेक कर लेना एक बार, म्यूटेशन हो जाए, जैसे यहाँ पे देखो एडेनिन की जगह यहाँ पर थाइमीन आ गया, ठीक है, यहाँ थाइमीन की जगह तुम्हें एडेनिन नजर आ रहा है, तो ये वाला जो कोडॉन है जो ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड करता था, वो किसके लिए कोड कर रहा है? वैलिन। यूरासिल। वैलीन के लिए कोड कर रहा है। वेलिन की। तो जो नेगेटिवली चार्ज एमिनो एसिड था वो अब न्यूट्रल चार्ज एमिनो एसिड को कोड कर रहा है, तो पूरा हीमोग्लोबिन का प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही बिगड़ गया। उस स्ट्रक्चर के बिगड़ने से आरबीसी की शेप भी देखो कैसी हो गई, सिक्कल शेप हो गई कि नहीं हो गई? बाइकनकेव। सिकल सेल। ठीक है, अब इससे क्या हो गया, सिक्कल शेप होने से सरफेस एरिया भी कम हो गया ऑक्सीजन को बाइंड करने का, और हीमोग्लोबिन यस की सर। ऑक्सीजन को बाइंड करने की कैपेसिटी भी कम कम हो हो गई। गई। कम हो हो गई, जाए। जिससे एनीमिया जैसे या हाइपोक्सिया जैसे सिम्टम दिखाई देने लगेंगे। जैसे बहुत बार देखा करो, अगर कोई जरा सा भी एनीमिक इंसान हो, सिक्कल से एनीमिया तो बहुत बड़ी बात हो गई, जो थोड़े बहुत भी एनीमिक वाले लोग होते हैं ना, जिनमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, उनको बिल्कुल ना वहां ले जाओ, मनाली से ऊपर या लद्दाख में, वो गाड़ी से उतर उतर के ना जमीन पे लेट जाते हैं, कभी देखना, उन्हें अचानक ऐसा दम घुटेगा, वो कहेंगे गाड़ी रोको, और जमीन पे बाहर जाके लेट जाएंगे। क्या हो रहा है उनके साथ, क्या दिक्कत होती है? हाइपोक्सिया। ऑक्सीजन की से ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। उनके सेल तक नहीं पहुंच पा रहा, हीमोग्लोबिन ठीक से काम नहीं कर पा रहा। तो ऐसे लोगों को बोला जाता है पहले से ही, ऑक्सीजन के वो जो स्प्रे नहीं होते सिलेंडर छोटे छोटे पोर्टेबल, यस सर। उनको अपने यस साथ सर। लेके चलो, क्योंकि वहां पर तो ऑक्सीजन होगा नहीं ऑब्वियसली, इतनी एल्टीट्यूड है, पेड़ पौधे होंगे नहीं, तो वो स्प्रे करते रहते हैं अपने माउथ के अंदर, अपने मुंह के अंदर, तभी वो सरवाइव करेंगे, अदरवाइज दम घुट जाएगा उन लोगों का। तो सोचो, वो तो थोड़े बहुत एनीमी वाले लोग बोले मैंने, एनीमिक जो है, सिक्कल सेल एनीमिया वाला चला जाए तो क्या होगा? सीरियस डेथ कंडीशन। होने उसको तो बचाना ही मुश्किल हो जाएगा, उसको तो प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए, प्रॉपर ऑक्सीजन सिलेंडर, उसका वो स्प्रे से कुछ काम नहीं होगा, नहीं स्प्रे होगा। तो थोड़े बहुत लोगों के लिए काम करते हैं। जैसे कोविड के अंदर देख लो, कोविड के अंदर जिनको एनीमिया वाली कंडीशन होगी, वो लोग बच पाएंगे कभी? नो वैसे सर। नो वैसे सर। ऑक्सीजन उनकी बॉडी में ठीक से, लंग कैपेसिटी उनकी खराब हो गई, वायरस ने लंग्स की धज्जियां उड़ा दी, ऑक्सीजनेशन नहीं हो पा रहा, ऊपर से उसके सेल की हीमोग्लोबिन भी ठीक से बाइंड नहीं कर पा रहे, तो वो तो पक्का कोविड के अंदर सबसे ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में आ जाएंगे। वो लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? आ जाएंगे। ठीक है, तो नॉर्मल रेड ब्लड सेल ऐसे होते हैं, बट अगर किसी को सिक्कल सेल एनीमिया हो या सिक्कल शेप एनीमिया हो, तो उसके आरबीसी की शेप इस तरह की हो जाती है। ठीक है, अब कुछ चीजें कंडीशनल म्यूटेशन के अंदर भी आती हैं। कंडीशनल म्यूटेशन का मतलब है कि सपोज करो एक ऐसी म्यूटेशन या ऐसा म्यूटेंट एलील जो म्यूटेंट फिनोटाइप सिर्फ एक कंडीशन के अंदर ही दिखाए, उस कंडीशन को बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन। बाकी उस कंडीशन के अलावा वो वाइल्ड टाइप फिनोटाइप दिखाएगा। ठीक है, और जिस कंडीशन के अंदर वो वाइल्ड टाइप फिनोटाइप दिखाता है उसको हम क्या बोलते हैं? परमिसिव कंडीशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ड्रोसोफिला के केस में होता है, ड्रोसोफिला जो होती है ना, वो डोमिनेंट हीट सेंसिटिव लीथल होती है। हीट सेंसिटिव लीथल का मतलब पता है क्या है? 20 डिग्री सेल्सियस तक तो वो आराम से सरवाइव करती है, 20 डिग्री सेल्सियस तक वो वाइल्ड टाइप है, उनके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट जैसे ही टेम्परेचर 30 से ऊपर हो जाए, उनके अंदर एक ऐसे लीथल जीन्स होते हैं जो हाई टेम्परेचर में एक्सप्रेस हो जाते हैं, लीथल प्रोटीन बनाते हैं, और सारी ड्रोसोफिला मर जाएंगी। तो ड्रोसोफिला 20 डिग्री सेल्सियस तक ही सर्वाइव करती हैं। अगर गर्मी में तुमने उनको बाहर रख दिया तो 30 के बाद तो सारी मर जाती हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? यस यस ठीक है, सर। ऐसी सारे क्या बोल रहे हो? कंडीशन का नाम क्या बताए?
कंडीशन का नाम मतलब बताया आपने परमिशियस या फिर क्या बताया? पॉली, ये जो लिथल जिन आने का कंडीशन। समझ नहीं पा रहा मैं, क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? सर ये जो आपने राउंड भी मारा है वो वाला परमिशियस कंडीशन या फिर क्या लिखा है? अच्छा ये परमिसिव, यस है। ओके। परमिसिव, ठीक है। तो परमिसिव मतलब जिसमें उनको परमिशन है सरवाइव करने की, और रिस्ट्रिक्टिव जिसके अंदर वो मारी जाती है। समझा की बात? तो रिस्ट्रिक्टिव हो गया 30 डिग्री सेल्सियस जिसके अंदर वो मारी जाएंगी, और 20 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया? परमिसिव जिसके अंदर वो सरवाइव परमिशियस या वाइल्ड टाइप शो कर होगी। लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम कवर करेंगे म्यूटेशन। ओके। सर सर और वो यस सर। परमिशियस एनीमिया क्या होता है? क्या कह रहे हो? सर परमिशियस एनीमिया। परमिसिव एनीमिया मतलब परनीशियस एनीमिया, परनीशियस। यस सर। परनीशियस तो विटामिन B12 की वजह से होता है। ठीक है, तो वो तो न्यूट्रिशनल एनीमिया है, उसके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है। ठीक है, एनीमिया बहुत तरह के होते हैं, बहुत तरह की। बट हम जो एनीमिया डिस्कस कर रहे हैं, हम बस मॉलिक्यूलर और जेनेटिक लिंक वाली डिस्कस करते हैं। ठीक है, बाकी एनिमल फिजियोलॉजी जो सर पढ़ाएंगे तुम्हें, और भी तरह के एनीमिया पढ़ाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। ठीक है। सर हम्म। सर मेरे कुछ डाउट्स थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो सर वो क्लास में बता देंगे अगले डाउट्स क्लास में या फिर? डाउट्स के लिए डाउट सेशन रखवाने पड़ेंगे तुम्हें कोचिंग के अंदर से। सर नहीं रख रहे। कितने बार बोले वो मुझे तो थक वो तो गए। वो तो क्लास भी नहीं रख रहे हैं। उन्होंने क्लास के वो दे रखे हैं कि इस क्लास में पूरा टॉपिक खत्म कर दो। अगर मैं डाउट्स लूंगा, मेरा टॉपिक खत्म नहीं होगा, तो वो मुझे बोलेंगे आपने टॉपिक खत्म क्यों नहीं किया। जो यस। ट्यूटोरियल आर्ट्स है वो फिक्स है टीचर्स के, तो उनको उतने घंटे में वो लेक्चर्स खत्म करने हैं। ठीक है, इसलिए मैं सर क्लास के बीच में डाउट नहीं लेता। सर आपने बोला था कि जेनेटिक्स की जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तब आप कितने भी रखवा लेना। सर एक भी मैं नहीं नहीं रखवा रखा। सकता कुछ भी, मैं कुछ भी नहीं रखवा सकता। तुम लोग ही रखवा सकते हो, और मेरे पास अगर मैसेज आएगा कि डाउट सेशन है, तो वो मैं ले लूंगा। समझ गए मेरी बात? तो वो तुम ओके। कस्टमर हो ना। तुम लोग करवा सकते हो, मैं कैसे करवाऊंगा? ओके समझा और गई सर। सर बात? एक चीज और। हाँ। सर जो वो आपने कहा था कि मैंने पेडिग्री वाला टॉपिक कराया है, हम्म। वो आपने कराया, मैंने डेट पूछा था तो आपने वो 3 फरवरी को और 6 फरवरी इन दोनों डेट को कराया है। हाँ, फिर? और मेरा जो बैच स्टार्ट हुआ है वो 15 फरवरी से हुआ है। अच्छा, तो उस वाले हाँ लेक्चर की सर। वीडियो ले लो। सर सर आप नहीं जो दे मे रहे वो। तो सर आप जो मे बैच में करा रहे हो ना, तो उसी को ज्वाइन कर लेंगे कि उसका लिंक हमारे पास भी फिर आता है। अगले बैच में जो जेनेटिक्स होगी उसकी कर लेना पेडिग्री वाली क्लास। हाँ जैसे आप मे बैच में करा रहे हो तो उसमें ज्वाइन कर लेंगे जब आएगा सर। हाँ, तो जब पेडिग्री वाली क्लास आएगी तो मैं लिंक तुम्हें शेयर करवा दूंगा, जिसको भी चाहिए होगा। ठीक है सर। ठीक है। ओके। सर एक बार ये सर ड्रॉसला वाला रिपीट कर दो। अब टाइम हो गया नेक्स्ट क्लास में भाई। एक्स्ट्रा टाइम के कुछ मुझे वो मिलेगा नहीं अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये वाला टॉपिक फिर से बता दूंगा, कंडीशन रोटेशन।